बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कि हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा हम सब ने ये पढ़ा है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, और प्राइस अगर कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। ये हमारे पास था लॉ ऑफ सप्लाई। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक होता है एक्सटेंशन इन सप्लाई, मतलब सप्लाई का इंक्रीज हो जाना, और वो हमेशा प्राइस की वजह से होता है। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना एक्सटेंशन इन सप्लाई, तो अमूमन हमारे जहन में ये होता है कि भाई, और बल्कि रियलिटी यही है कि प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम हुई है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और इसके पीछे रीजन क्या है? प्राइस प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम हुई है। तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम गो थ्रू की थी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेट करता है नॉन प्राइस फैक्टर से, कि क्या सप्लाई प्राइस के अलावा भी चेंज हो सकती है, कि प्राइस सेम ही रहे और सप्लाई में चेंज आ जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। यस, बिल्कुल चेंज हो सकती है। सो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स कहते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर्स कहते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये वो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जिनसे हमारे पास क्या होता है? सप्लाई के अंदर चेंज आता है, जिनसे हमारे पास क्या होता है? सप्लाई में चेंज आता है प्राइस के अलावा। इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर फैक्टर्स आता है वो क्या हो सकता है? वो हमारे पास हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे जो पहले इसमें हमारे पास फैक्टर जहन में आता है वो क्या है? हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ये मतलब है कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं या कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक हमारे पास क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है ना? उसमें हमारे पास क्या आता है? रॉ मटेरियल के अलावा हमारे पास क्या आता है दूसरे नंबर पे? वेजेस, लेबर कॉस्ट। ठीक है ना? उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? रेंट आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। रेंट डिपेंड करता है, अगर आपकी अपनी फैक्ट्री है तो फिर उसमें फिर डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करते हैं, वो शायद आपको समझ में नहीं है। अगर फैक्ट्री आपने किसी से ली हुई है तो उस पर फिर रेंट का वर्ड आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि रेंट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है या नहीं है। तो रॉ मटेरियल ये तो आएगा ही आएगा, अगर आप कोई चीज खुद बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो आपको बेयर करनी होगी। ठीक है। वेजेस, वेजेस से मुराद लेबर हो गया, आपको वर्कर चाहिए होंगे। ठीक है। उसके अलावा बिजली वगैरह आपको चाहिए होगी, मशीनरी वगैरह आपको चाहिए होगी। ठीक है। सो ये जितनी भी हमारे पास कॉस्ट है जो आपकी प्रोडक्शन का पार्ट बनती है, इसमें और चीजें भी आ सकती हैं। सो ये सारा हमारा क्या कहलाता है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अगर किसी भी वजह से इसके अंदर चेंज आएगा, किसी भी वजह से इसके अंदर चेंज आएगा, मतलब फॉर सपोज अगर ये इंक्रीज होती है, अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो इससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आउटपुट इंक्रीज नहीं होता, और आउटपुट इंक्रीज नहीं होता तो इससे क्या होगा? अगर आउटपुट में नो चेंज आता है, आउटपुट डू नॉट चेंज, आउटपुट वही रहता है लेकिन कॉस्ट में अगर इजाफा हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है? हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? हमारे पास एवरेज कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। एवरेज कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा सप्लायर का। तो सप्लायर क्या होगा? उसकी विलिंगनेस कम होगी। फिर वो क्या करेगा? एवरेज कॉस्ट बढ़ने पर वो क्या करेगा? सप्लाई कम करेगा उस प्रोडक्ट की। इसको मैं एक और जरा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर सपोज आपकी 1000 टोटल कॉस्ट थी और टोटल यूनिट 10 बनाते थे, तो इसका मतलब 100 पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा था। 100 पर यूनिट खर्चा आ रहा था। ठीक है। लेकिन अगर, और आप एक चीज भले 150 की सेल करते हो, मतलब 50 का आपका प्रॉफिट, 150 की आप सेल करते हैं, 50 का आपका प्रॉफिट है। अभी आपके पास खर्चे में इजाफा हो गया, खर्चे में इजाफा हो गया और खर्चा आपका हो गया फॉर सपोज 1400, और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमारे पास ये हो जाएगा 140 पर यूनिट। अब क्या होगा?
अब प्रॉब्लम ये आएगी कि पहले अगर आप एक चीज 150 की सेल करते थे और 100 की आपको पड़ती थी तो 50 रुपए का आप फायदा कमाते थे। अब वही चीज आप 150 की सेल करते हैं और आपको पड़ती है 140 की, मतलब 10 का मुनाफा। तो जाहिर सी बात है आपका मुनाफा कम हो गया। आप बजाय पैसे यहाँ लगाने के, ये चीज ज्यादा बनाने के, आप कहीं और लगाएंगे, मतलब इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सप्लायर दो बातें सामने रखता है जब भी कॉस्ट में उसकी इजाफा हो जाता है, वो दो बातें सामने रखता है। वो या तो सप्लाई कम कर देता है उस चीज की, या फिर वो उस सेम प्राइस पर, अगर प्राइस चेंज नहीं होती तो वो सेम प्राइस के ऊपर क्या कर देता है, सप्लाई कम कर देता है। या फिर वो ये कहता है कि प्राइस को बढ़ाओ। अगर यही क्वांटिटी आपको चाहिए, यही क्वांटिटी आपको चाहिए, तो फिर प्राइस को बढ़ाओ। फिर प्राइस बढ़ेगी तो मैं सप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो बड़ी इसकी एग्जांपल आप ले लें, होंडा की ले लें, टोयोटा की एग्जांपल ले लें। ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। इनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ता था इनके अपने होम कंट्रीज में, तो उन्होंने अपने प्लांट अफ्रीका में जाके लगाए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके लगाए हैं, जहां रॉ मटेरियल इनको सस्ता पड़ता है। तो अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल महंगा था तो वहां उन्होंने सप्लाई कम कर दी, जबकि दूसरी कंट्रीज में जहां उनको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता था वहां जाके सप्लाई उन्होंने क्या कर दी, ज्यादा कर दी। एक और एग्जांपल ले लें, हमारे पास पूरी दुनिया लेबर के लिए चाइना जा रही है, लेबर के लिए चाइना जा रही है। ठीक है, मतलब चाइना का लेबर सस्ता भी है और प्रोडक्टिव भी ज्यादा है। प्रोडक्टिव से मुराद ये कि वो आपको आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करके देता है, हर काम उसको आ रहा होता है। तो तकरीबन आपको यानी जितने बड़े बड़े बिजनेस है वो सारे चाइना में जाके अपनी जो है असेंबल करवाते हैं। ये जो भी अपनी एक्टिविटीज हैं वेजेस के हवाले से, वो चाइना में जाके करवा रहे हैं, क्योंकि चाइना का लेबर क्या है, सस्ता है। सो बताने का मेरा मकसद ये है कि व्हाट डज दिस शो, कि जिन कंट्रीज में ये पहले जाके काम करते थे वहां की लेबर उनके पास महंगी थी, जाहिर सी बात है वहां सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि जहां की लेबर आपको सस्ती मिल रही है वहां सप्लाई जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगी चीज की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास पेपर्स बाहर मुल्क से आते हैं। ये जो आप पेपर यूज करते हैं ना, जो A4 साइज के पेपर आता है, फोटो कॉपी वाले यूज करते हैं, तो बड़े बड़े साइज के पेपर आ रहे होते हैं हमारे पास चाइना से, डिफरेंट कंट्रीज से। फिर उसके पीसेस बनाए जाते हैं और पीसेस बना के उनकी रिम बनाई जाती है एंड देन उसको सेल किया जाता है। फिर वो पेपर प्रिंटर में भी यूज होता है, वो पेपर फोटो कॉपी में भी यूज होता है। तो हुआ क्या कि हमारे पास डॉलर महंगा हो गया, ये बाहर से आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े साइज के पेपर होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं। फिर इनकी कटिंग की जाती है पाकिस्तान के अंदर एंड इनको डिफरेंट रिम बनाए जाते हैं, डिफरेंट इनके क्या नाम है पेपर के बंडल बनाए जाते हैं एंड देन सेल आउट किया जाता है। तो डॉलर हमारे पास महंगा हो गया, 108 से 108, 128, दिन 158 पे चला गया। जाहिर सी बात है इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट उसमें इजाफा हो गया। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट में इजाफा हो गया तो सप्लायर के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो चीज वो मार्केट में क्या करता है, जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी तो वो चीज वो क्या करेगा, मार्केट में कम सप्लाई करेगा, उसका प्रॉफिट कम है तो वो बजाय उसमें पैसा लगाने के किसी और चीज में लगाएगा। दूसरा, या तो वो ये कहेगा कि भाई अगर सेम ही क्वांटिटी आपको चाहिए, सेम ही क्वांटिटी लोगों को चाहिए, तो फिर प्राइस बढ़ाओ, तो वो प्राइस बढ़ा कर देगा। ऐसा हुआ बकायदा। वो रिम जो आम आम टाइम पे जब डॉलर सस्ता था 350 की मिलती थी, लेकिन रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से वही रिम आपको 480 500 के करीब आपको मिल रही है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम जरा फोकस करें उन बिजनेसेस के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हमारे पास शोरूम वाले हैं, ये कार को इम्पोर्ट करते हैं, कार को इम्पोर्ट करते हैं देन सेल आउट करते हैं। स्पेशली जैपनीज कार जो होती है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास जैपनीज कार की अवेलेबिलिटी कम हो गई, उसमें बहुत सारे रीजन है। गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि वो बैन वैन लगाती है ये वो, लेकिन मेन जो उसका रीजन है वो ये भी है कि कॉस्ट में भी इजाफा हो गया, हमारे पास कॉस्ट में भी इजाफा हो गया। वो जो मीरा जो आपको 11 लाख में 10 लाख में मिलती थी, अब अराउंड 16 लाख 17 लाख में मिल रही है। और उसका बड़ा रीजन क्या है, आपके पास इंपोर्ट, आपके पास जो है वो डॉलर महंगा होता है, जिसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। सो बताने का मेरा मतलब है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा और प्रोडक्टिविटी वही रहे, मतलब आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो, आउटपुट सेम जगह पे रहे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। एवरेज कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप सप्लाई कम करेंगे, आप सप्लाई कम करेंगे उस सेम प्राइस के ऊपर, आप सप्लाई कम करेंगे। ठीक है ना बेटा। इसको जब हम ग्राफ पे जब शो करते हैं, इस चीज को जब हम ग्राफ पे हम शो करते हैं, तो अमूमन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये सेम लाइन पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी जरा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक सप्लाई कर्व है ओरिजिनल, मैं लिख देता हूँ एस, मैं लिख देता हूँ एस। इनिशियली हमारे पास प्राइस ये थी और क्वांटिटी सप्लाइड ये थी इनिशियली। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पी
और यहाँ लिख देता हूँ क्यू, इनिशियली हमारे पास ये थी। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो होगा क्या, उसके एवरेज कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा तो वो सेम प्राइस के ऊपर, अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, सेम प्राइस के ऊपर वो क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम करेगा। जो सप्लायर्स होंगे वो क्वांटिटी सप्लाई कम करेंगे। तो इस कर्व में प्रॉब्लम ये है, अगर आप सेम कर्व पे इसको ड्रॉ करते हैं और आप चले क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, आप क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर देते हैं फॉर सपोज, तो अमूमन होगा क्या, आपके पास क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगी। सो इस सेम कर्व के ऊपर इसको शो करना पॉसिबल नहीं है इस चीज को, क्योंकि ये कर्व जो है ये प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन को शो कर रही है। तो अगर अगर आप इसको सेम कर्व पे इस पॉइंट को शो करने की कोशिश करते हैं तो दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, चेंज होंगे, प्राइस भी चेंज होगी एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगी। जबकि अकॉर्डिंगली जो हम बात समझ रहे हैं उसके तरफ ये कह रहे हैं कि भाई सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। तो इसको शो करने के लिए जाहिर सी बात है, हमें अगर कोई एक फैक्टर कांस्टेंट है, सुनिएगा बेटा, कोई एक फैक्टर कांस्टेंट है तो हमें जाहिर सी बात है न्यू कर्व बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो चीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, ये ग्राफ पे नहीं है। ग्राफ पे सिर्फ दो चीजें हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो प्राइस में अगर चेंज आ रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड में अगर चेंज आ जाए, ये आप कर्व पे शो कर सकते हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। लेकिन प्राइस के अलावा किसी और वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क आ रहा है तो वो आप शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। इसमें अगर आप देखें, मैंने अभी जैसे बात की कि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, इससे हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई जब हम कम हो जाती है हमारे पास, सप्लाई जब फॉल हो जाती है तो हम लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं लेफ्ट साइड पे सप्लाई कर्व बना ली। अब आप एक बात देख लें, इसके अंदर हमारे पास प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन सप्लाई क्या होगी, सप्लाई में हमारे पास क्या हो गया, फर्क आ गया। ये देखें, सप्लाई हमारे पास क्या होगी, कम होगी। इसके जरिए आप देख सकते हैं हमें हमें जो है न्यू कर्व बनानी पड़ेगी, अगर हमें जो है इस चीज को शो करना हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है सप्लाई कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या नाम है, इसको कैसे शो करेंगे, अगर प्राइस सेम है तो इसको इस तरीके से आप शो करेंगे, आप न्यू कर्व बनाएंगे। उस पर मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक न्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू नॉट। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कभी कभार मार्केट में ये होता है, कभी कभार मार्केट में ये होता है कि प्राइस में इजाफा हो जाता है, प्राइस में इजाफा हो जाता है और क्वांटिटी सप्लाइड सेम रहती है। जैसे मैंने बताया रिम का बताया, रिम का बताया कि उसमें क्या होता है, सेम ही क्वांटिटी अवेलेबल है, सेम ही क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन क्या हो जाता है, प्राइस में इजाफा हो जाता है। अब सप्लायर कहता है कि मैं ज्यादा कीमत पे दूंगा सेम क्वांटिटी, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। उसमें भी आपको अगेन दूसरी कर्व बनानी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक, क्योंकि एक फैक्टर क्या हो रहा है आपके पास, कांस्टेंट हो रहा है। एक फैक्टर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, वो है क्वांटिटी सप्लाई। ऊपर वाले केस में क्या था, प्राइस कांस्टेंट थी। तो यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हमारे पास प्राइस में तो इजाफा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड सेम है। तो इसको भी अगर आपने शो करना हो तो उसको भी क्या नाम है, आपने, अगर मैं इसको शो करना चाहूं लाइक क्वांटिटी सप्लाइड अगर सेम है तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो इसमें भी आप देखें, आपको अगेन दूसरी कर्व बनानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में इजाफा हो गया, इसको अगर आप शो करें तो उसको आप देखें इस तरीके से, आप देख सकते हैं प्राइस में हमारे पास इजाफा हो गया, प्राइस P1 हो गई और ये इजाफा देख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर इजाफा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर इजाफा होगा और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आए, उसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आए, इतना नहीं बढ़े, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो हम लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, सप्लाई कर्व बनाते हैं, लेफ्ट साइड पे कर्व बनाते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट साइड कहलाती है। ठीक है, हम लेफ्ट साइड की तरफ सप्लाई को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। आई होप कि यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। सर और क्या रीजन हो सकते हैं अगर हमारे पास जो है सप्लाई में चेंज आ रहा हो, तो दूसरा रीजन हमारे पास हो सकता है क्लाइमेट एंड वेदर हो सकता है। क्लाइमेट वेदर हो सकता है, ये स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है बेटा। किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस पे डिपेंड करती है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है डिपेंड करती है पानी के ऊपर, कि पानी अच्छी मिकदार में अवेलेबल हो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर आपका अच्छा हो,
लाइक आप देखें पाकिस्तान में जैतून हमारे पास काश्त नहीं की जाती, जो ओलिव होता है उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो किया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है माशाल्लाह से। तो रीजन क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, आम हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो आम के लिए हमारे पास टेम्परेचर साजगार है। सो वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और हमारे पास डिफरेंट चीजें हो गई, तो इसमें फ्लड वगैरह का भी आप लिख सकते हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, एंड सैलाब आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, मार्केट में चीजें कम अवेलेबल होती है, उतनी क्वांटिटी नहीं अवेलेबल होती, मतलब जितनी क्वांटिटी आम दिनों में होती है। कभी कभार ये होता है कि हमारे पास बारिशें नहीं होती, एंड बारिशें न होने की वजह से हमारे पास फसल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड फसल कम होने की वजह से मार्केट में फिर आपको चीजें इतनी, यानी मार्केट में कम मिलती है, मार्केट में कम मिलती है, सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट में सप्लाई कम हो जाए ना एक चीज की, और मार्केट में उसकी डिमांड हो, तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, उस पर इंशाल्लाह बाद में आएंगे। सो इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी लूकस अटैक हुआ है, ठीक है, ये डिजास्टर में आ जाएगा, डिजास्टर की वजह से भी फर्क पड़ता है, वॉर एंड डिजास्टर की वजह से भी हमारे पास सप्लाई में चेंज आता है, वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वॉर एंड डिजास्टर्स। वॉर एंड डिजास्टर्स, ठीक है, अगर आपके पास फॉर सपोज लूकस अटैक आ जाता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि टिड्डी दिल ने अटैक किया हुआ है फसलों पर, तो इससे क्या होगा, लूकस अटैक से क्या होगा, लूकस अटैक ये क्या करते हैं, ये आके फसल के ऊपर बैठ जाते हैं रात को, एंड सुबह तक पूरी फसल का सफाया कर देते हैं, अच्छी खासी फसल का सफाया कर देते हैं। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगी, उस प्रोडक्ट की अगर प्राइस सेम रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। और इसको जब आपने शो करना होता है ग्राफ में, तो अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज को आप कांस्टेंट करते हैं फॉर सपोज प्राइस को, तो आपको न्यू कर्व बनानी पड़ेगी, आपको लाजमी बात न्यू कर्व बनानी पड़ेगी। एंड दूसरा, ये जो चेंज आ रहा है सप्लाई में, ये प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, ये मेन जो चेंज आपके पास सप्लाई में आ रहा है, ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो हमारे पास अमूमन जब अनफेवरेबल वेदर होता है, अनफेवरेबल से मुराद है कि बारिशें कम हुई हैं, अनफेवरेबल से मुराद ये कि सैलाब आ गया, अनफेवरेबल से मुराद ये कि जैसे लूकस अटैक हो गया, ठीक है, इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तो आपने बकायदा देखा होगा मार्केट में, या बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आपने बकायदा मार्केट में देखा होगा कि उससे फसलें तबाह हो जाती हैं, एंड हमारे पास मार्केट में उन प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अगेंस्ट कभी कभार मौसम बड़ा फेवरेबल भी होता है, मौसम बड़ा बेहतरीन भी होता है, बारिशें अच्छी होती हैं, टेम्परेचर अच्छा होता है, तो मार्केट में उन चीजों की सप्लाई भी ज्यादा अवेलेबल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सर और क्या सकता है, उसके अलावा हमारे पास आ सकता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, इससे क्या मुराद है, देखिए हमारे पास बहुत सारे बिजनेस लेबर इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। अब लेबर क्या करता है, लेबर हफ्ते में 6 दिन आता है, 7वें दिन छुट्टी करता है, घर वालों को टाइम देना है, सुबह 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे जाता है, सर और टाइम नहीं सकता, मतलब ब्रेक बहुत लेता है। तो ऐसा से देखोगे बहुत सारे बिजनेस क्या हो रहे हैं लेबर इंटेंसिव की जगह पे, लाइक अगर मैं फसल चलाता हूँ और मैं फसल चलाने के लिए काम लेता हूँ उससे, गाय से और हारी से, तब उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में हैवी मशीनरी यूज हो रही होती है। सो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम माशाल्लाह बढ़ना शुरू हो गया है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्कीमें वगैरह अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो अवेलेबल है, उस पर मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बहुत सारे बिजनेस लेबर इंटेंसिव होते हैं, मतलब लेबर के प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। अब आहिस्ते आहिस्ते वो क्या हो रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव क्या कर रहे हैं, मतलब वो मशीनरी का यूज कर रहे हैं, और मशीनरी भी अपडेटेड मशीनरी आ गई है, यानी ऐसी मशीनरी आ गई, लाइक मैं छोटी एग्जांपल दूं, मैं एक फोटो कॉपी वाले के पास जाया करता था, तो पहले जब मैं कोई फोटो कॉपी करता था, तो वो एक एक पेज का प्रिंट निकाल रहा होता था, एक एक पेज का प्रिंट निकाल रहा होता था खुद से, उसको पलटता, एक बार रखता, फिर दोबारा पलटता, फिर एक बार रखता, पूरी उसकी मेहनत उसमें खर्च होती थी। अब वो एक टाइम पे 5-6 बुक बना रहा होता है, कैसे मशीन आ गई, मशीन में वो पेजेस रख देता है, बटन दबा देता है, मशीन सारा काम खुद कर रही होती है, सब कुछ खुद कर रही होती है, उसका काम एट फर्स्ट रखना होता है बस उसको, और बटन दबाना होता है, बाकी सारा वो मशीन आपको सारा काम करके दे देती है। इवन आप तंदूर वगैरह जाते हैं, आपने रोटी लगाते देखा होगा तंदूर वाले को, तो आपने उम्र देखा होगा तंदूर वाले कितनी रोटी दिन में बनाते हैं, फॉर सपोज 1000 बनाते हैं, 2000 बनाते हैं। पंजाब में ऐसी भी चीजें हैं, लाइक मशीन है बकायदा पूरी, यानी एक जगह मेरा जाना हुआ, वहां आटा गूंदने के लिए भी मशीन थी, आटा गूंदने के बाद पेड़े बनाने की मशीन थी, एंड पेड़े बनाने के बाद एक चेन बनी हुई थी, जैसे टैंक में चेन लगी हुई होती है ना,
ऐसी एक चेन बनी हुई थी, चेन बनी हुई थी, उस पे एक बंदा आके रोटी लगाता था एंड रोटी उस पे गुजरती थी आग के अंदर से एंड पक के दूसरी तरफ जाके यानी दूसरी तरफ जाके दूसरा बंदा उसको कलेक्ट कर लेता था। यानी सिर्फ लगाने वाला काम होता था बंदे का एंड दूसरे बंदे का उसको पैक करने का काम होता था। स्पेशली कभी आप उम्रे वगैरह में गए हो तो आपको कोई रोटी वगैरह वहां मिलती है तो वो बिल्कुल वो मशीन के ऊपर ही बन रही होती है। सो बताने का मेरा मकसद है कि आजकल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई है, अच्छी अच्छी मशीनरीज आ गई है। मशीनरी 24 घंटे चलती है, मशीनरी किसी दिन छुट्टी नहीं करती, ठीक है ना, बीमार वगैरह नहीं होती। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली सप्लाई हमारे पास बढ़ गई है। आप चले जाएं लहसन देख लें, मार्केट में पहले लहसन मिलते नहीं थे, अब लहसन अच्छी अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े साइज के। रीजन क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड यूज हो रहे होते हैं, हाइब्रिड सीड यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फसल भी अच्छी होती है, कीड़ा भी फसल पे कम लगता है, फसल खराब भी नहीं होती और डबल ट्रिपल आ रही होती है। ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया के अंदर वो बकायदा फुल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज कर रहे होते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे होते हैं। उसके तो वो एक एक जो जमीन का टुकड़ा है यहाँ पर अगर हम उस पे फॉर सपोज 1 टन गंदम उस पे उगा लेते हैं तो वो आ जाके 2 या 3 टन उगा लेते हैं, हमसे डबल उगा लेते हैं। जगह वही है, कमाल किसका है, मशीनरी का है। So, जब हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनरी अच्छी आएगी, तो जाहिर सी बात है आपके पास सप्लाई बढ़ेगी, आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा बना पाओगे। इससे होता क्या है, मशीनरी के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉस्ट में तो इजाफा होता है। जब आप मशीनरी खरीदेंगे तो आपकी जेब से कॉस्ट भी जाएगी, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। वो आउटपुट बढ़ने की वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। लाइक फॉर सपोज मैं, मेरे पास लेबर थे और मेरे साल का खर्चा 1000 रुपए आता था और मैं 10 यूनिट बनाता था, तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मशीनरी लेकर आ गया, फॉर सपोज मेरा खर्चा आ गया 2000, ठीक है, मैं साल का खर्चा या महीने का खर्चा 2000 आ गया, एक अंदाजन बता रहा हूँ, 2000 खर्चा आ गया। तो मशीनरी के आने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आपकी, अल्ट नॉन स्टॉप प्रोडक्शन होगी। तो 10 नहीं होंगे, फिर 40 होंगे, एक अंदाजन बता रहा हूँ। सो 2000 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा वो अराउंड हो जाएगा आपके पास 50 के करीब हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो 50 के करीब आपके पास क्या नाम है, आंसर आ जाएगा, आपकी एवरेज कॉस्ट 50 हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा फर्क आ गया आपके पास। पहले 1000 आपके पास यूनिट होते थे और 10 आप आउट सॉरी 1000 आपकी कॉस्ट आती थी, 10 यूनिट आप बनाते थे, एवरेज कॉस्ट 100 हो जाती थी। अब आपकी आप क्या नाम है, आपकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 2000 हो गई है, और लेकिन यूनिट कितने बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं, 40 यूनिट बनाने लग गए हैं, तो आपके पास क्या नाम है, एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, 50 हो गई। सो एवरेज कॉस्ट में कमी आने से क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस सेम रहे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, सप्लाई ज्यादा करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, अगर हमारे पास मौसम फेवरेबल होगा हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमारी कमी आएगी तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे। यहाँ तक मेरे साथ हैं। अब आते हैं आगे एक और टॉपिक पे कि फॉर सपोज और क्या आ सकता है सर, इसके अंदर और आ सकता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस आ सकते हैं। ये टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड एंड सर्विसेज के ऊपर, गुड एंड सर्विसेज के ऊपर। इसकी एग्जांपल बताएं, जैसे आपके पास सेल टैक्स हो गया, जैसे हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कस्टम ड्यूटी आ जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये गुड एंड सर्विसेज पे लगते हैं। सो हम जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हमें भी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, इसमें एक्साइज ड्यूटी भी आ जाता है, तो हमें बिजली चाहिए होती है, बिजली पे भी टैक्स लग रहा होता है। हमें बाहर मुल्क से रॉ मटेरियल मंगवाना होता है, तो हम बाहर मुल्क से जब रॉ मटेरियल मंगवा रहे होते हैं तो कभी कभार गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही होती है, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अगर आप बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करे, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो इनकम पे लगता है, वो तो आपकी कमाई पे लगता है। हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। तो अगर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है, अगर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है, स्पेशली कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है, बाहर से जो जो चीज मंगवा रहे हैं, गवर्नमेंट चाहे कि भाई डोमेस्टिकली चीजें आप डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल यूज करें, बाहर का रॉ मटेरियल नहीं मंगवाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जाहिर सी बात है क्या करेगी, जो बाहर का रॉ मटेरियल उस पर टैक्स लगाएगी, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाएगी, तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब वो चीज आपके लिए महंगी हो जाएगी तो आपकी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट कम होगा, आप सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे।
इसी तरीके से गवर्नमेंट बिजली पे टैक्स लगा लेती है, गवर्नमेंट जो है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा देती है, पेट्रोल वगैरह पे टैक्स वगैरह की मद में उसकी प्राइसेस बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फ्यूल भी यूज कर रहे होंगे, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजली भी यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे जब टैक्स लगेगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट में क्या होगा, इजाफा होगा। ओवरऑल कॉस्ट में इजाफा होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप सप्लाई भी क्या करेंगे, आप सप्लाई कम करेंगे। आप यही बोलेंगे, या तो अगर उसी क्वांटिटी, वही क्वांटिटी मार्केट में चाहिए, तो आप बोलेंगे प्राइस ज्यादा कर दो, या फिर अगर आप बोलेंगे भाई क्या नाम है अपना, प्राइस यही देनी है, प्राइस ज्यादा नहीं करनी, फिर मैं क्वांटिटी कम सप्लाई करूंगा, मैं बजाय ये अपना पैसा जो है किसी और जगह क्यों लगाऊं। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे साथ है। सो इसको शो कैसे करेंगे, उस पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं सब्सिडी के ऊपर, आते हैं सब्सिडी के ऊपर आते हैं। सब्सिडी क्या होती है, कोई कैश पेमेंट्स भी हो सकती है, और ग्रांट्स वगैरह भी हो सकते हैं सब्सिडी में। ये गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो मार्केट में क्या करें, सप्लाई ज्यादा करें या प्राइस कम चार्ज करें। ठीक है, प्राइस सप्लायर तभी कम चार्ज कर सकते हैं जब उसकी कॉस्ट में कमी है। अगर उसकी कॉस्ट सेम रहेगी तो वो प्राइस सेम ही देगा, कम पे राजी नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ सप्लाई ज्यादा करने के लिए, लाइक हमारे पास बहुत सारे गरीब लोग हैं, लाइक शहबाज शरीफ ने 2008 में एक स्कीम शुरू की थी रोटी की, कि बहुत सारे गरीब लोग हैं वो रोटी लेने जाते हैं, रोटी मिलती है 7 रुपए की, 8 रुपए की, 2008 की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब में मैंने खुद भी देखा था, एक जगह हमारी हाफिजाबाद जगह गुजरावाना, वहां मैं खुद देख कर आया था, इस तरह का तंदूर था। तो वहां ये सीन था कि रोटी अमूमन मिलती थी 6 रुपए की, या फिर 7 रुपए की, 8 रुपए की, कंफर्म नहीं है जमाने में कितने की थी। तो गरीब लोग जो थे बेचारे, उनकी स्टार्ट से बाहर थी वो, उनकी फैमिलीज भी ज्यादा होती है गरीबों की, फिर ऊपर से आप बाजार से रोटी वगैरह लेने जाए तो वो और महंगी, तो प्रॉब्लम हो, मजदूर लोग हैं उनको भी मसला होता है फिर। सो शहबाज शरीफ ने सपोर्ट के लिए ऐसे लोगों को, तंदूर वालों से बात की कि भाई रोटी की प्राइसेस कम कर दें, ठीक है ना, ताकि ये गरीब लोग भी बेचारे ले सके। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी कॉस्ट में कमी आएगी, वो अपना प्रॉफिट तो, वो अपना प्रॉफिट कम करने को थोड़ी राजी होंगे। लाइक अगर फॉर सपोज मैं एक रोटी, मुझे रोटी बनाने पे खर्चा आता है कितना, फॉर सपोज 2 रुपए मेरा खर्चा आता है, 2 रुपए खर्चा आता है, और मैं 5 की सेल करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए। तो ऐसे थोड़ी मैं सेलिंग प्राइस कम कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए। सो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती थी, उनसे बात की, उनको कहा कि हम आपकी कॉस्ट में हेल्प कर देते हैं, आपका जो खर्चा आ रहा है उसमें आपकी हेल्प कर देते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट मेंटेन रहे। लाइक एक चीज आप 10 की सेल करते हैं, एक चीज 10 की सेल करते हैं और 7 की आपको पड़ती है, आपका 3 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसकी सप्लाई ज्यादा कर दें, सप्लाई ज्यादा कर दें तो कॉस्ट में इजाफा हो रहा था। कहा कि चलो इसकी प्राइस 10 रखो। कभी कभार क्या होता है, हमारी कॉस्ट में इजाफा भी हो जाता है, लाइक हमारी कॉस्ट में फॉर सपोज 9 होगी, एक और इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज आप 10 की सेल करते हैं, 7 रुपए खर्चा आता है, आपका प्रॉफिट कितना होता है, 3 रुपए होता है। फॉर सपोज कॉस्ट में इजाफा हो गया, कॉस्ट हो गई 9, कॉस्ट हो गई 9, तो आप 10 रुपीज पे क्या करोगे, सप्लाई कम करोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम है। तो आप यही बोलोगे क्या करो, प्राइस बढ़ा दो, 12 कर दो। प्राइस 12 करोगे तो मैं सेम सप्लाई करूंगा जितनी पहले करता था, 10 रुपए पे। और प्राइस अगर 10 करोगे तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम करोगे, आपको इतना प्रॉफिट नहीं है। सो गवर्नमेंट इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि आप जो है सप्लाई ज्यादा करें। अगर आपकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है तो ऐसा नहीं करें कि आप सप्लाई कम करें, बल्कि आप सप्लाई ज्यादा करें। आपको इनकरेज करने के लिए प्रोड्यूसर्स को, जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ, 2 रुपए का इजाफा हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहती है चीज 10 रुपए की बेचो। आप लोगों का प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है ना, आप लोगों का प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट में इजाफा हो गया, आपकी कॉस्ट आ गई 9 रुपए और सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, आपका प्रॉफिट 1 रुपए का है। तो हम आपका जो 2 रुपए का प्रॉफिट है वो हम आपको दे देते हैं। जो 2 रुपए में जो 2 रुपए आपकी कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है वो हम आपको पे कर देते हैं। आप प्राइस वही रखें, आप सप्लाई जो है वो कम नहीं करें। अदरवाइज प्रोड्यूसर क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट 7 थी, अब 9 हो गई, और सेलिंग प्राइस 10 है, तो जाहिर सी बात आपका प्रॉफिट कम हो गया, आप सप्लाई कम करेंगे, सेम प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर आप सप्लाई कम करेंगे। तो गवर्नमेंट इंकरेज करने के लिए आप चीज 10 की ही बेचें, चीज 10 की ही बेचें, लेकिन क्या नाम है, सप्लाई कम नहीं करें। ये जो 2 रुपए का मसला है आपके साथ, ये हम आपको पे कर देते हैं। तो इसको कहते हैं सब्सिडी। जब गवर्नमेंट सप्लायर को हेल्प कर रही हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब उसके डिफरेंट तरीके हैं। गवर्नमेंट उनकी बिजली के बिल एडजस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट उनकी फ्यूल में एडजस्टमेंट कर सकती है। लाइक हमारे पास आईपीपीज होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो ऑयल से बिजली बनाते हैं, आगे सप्लाई करते हैं। वहां गवर्नमेंट उनको 6 रुपए की सब्सिडी दे रही होती है, ताकि ये बिजली महंगी नहीं हो।
बिजली कम से कम, मतलब बिजली हर बंदे को पहुंच सके और बिजली की नीड जो है वो मुल्क की पूरी हो सके, और क्या नाम है अपना, क्या कहते हैं, बर्डन दूसरों पे नहीं आए। अदरवाइज क्या होगा, बिजली महंगी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 6 रुपए उनको सब्सिडी दे रही होती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एडजस्टमेंट, कि आपको जो फ्यूल वगैरह का खर्चा ना उसमें एडजस्ट करती है। डायरेक्ट पेमेंट नहीं देती गवर्नमेंट, जरूरी नहीं डायरेक्ट पेमेंट करे। हमारे पास चक्की वाले हैं, ये जो फ्लोर मिल्स वगैरह होते हैं, इनको भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि ये जो आटा वगैरह है वो सस्ते दामों प्रोवाइड कर सके मार्केट के अंदर, प्राइसेस नहीं बढ़ाए। अब उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, वो उनकी बिजली के बिल में एडजस्ट कर सकती है, उनको सस्ता अनाज दे सकती है, डिफरेंट तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने भी क्या किया, शहबाज शरीफ ने कहा कि रोटी 2 रुपए की बेचे। रोटी कितने की बेचे, 2 रुपए की बेचे। अब उसमें प्रॉफिट था नहीं उनका, उनकी कॉस्ट अच्छी खासी आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प प्रोवाइड की। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट अनाज वगैरह सस्ता दे सकती है, उनको आटा सस्ता प्रोवाइड कर सकती है, मशीनरी वगैरह में हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो जो रोटी थी वो उस पर बनती थी, कैपिटल इंटेंसिव थी वो आम तंदूर वगैरह भी नहीं बनती थी, जिस तरह मैंने बताया ना एक मशीन वगैरह होती है, चेन लगी हुई होती है, उस पर वो बनती थी। ठीक है, तो सब्सिडी देने से क्या होता है, हमारे पास सप्लाई में बढ़ जाती है। सब्सिडी देने से क्या होता है, सप्लाई में इजाफा हो जाता है। गवर्नमेंट का मकसद ही ये होता है कि भाई सप्लाई बढ़े। अदरवाइज सप्लायर क्या करता है, सप्लायर बोलता है मेरी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, मैं सप्लाई नहीं करूंगा। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि वो सप्लाई मार्केट में क्या करे, ज्यादा करे। इससे सप्लाई हमारे पास क्या होती है, मार्केट में बढ़ती है। सर और क्या आ सकता है, और हमारे पास आ सकता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा घर जाओ, वो ऊपर देख कर आओ, पानी वगैरह पी रहा हो, उसको बंद कर देना इनको। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से क्या मुराद है, देखिए ये लास्ट टॉपिक है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्टरनेटिव गुड्स इन प्रोडक्शन। क्या मतलब है, लाइक फॉर सपोज जैसे बल्ब है, पुराने जमाने में बल्ब हुआ करता था, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद सेवर आ गया, उसके बाद सेवर के बाद क्या आ गया हमारे पास जो है, बात कर एलईडी आ गई। ठीक है, ये बल्ब की किस्म है। इसी तरीके से आपके पास पहले विंडो एसी हुआ करता था। प्रोडक्शन की बात करें, फिर स्प्लिट एसी आया, फिर इन्वर्टर आ गया। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव गुड्स कहलाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जैसे अगर कोई कंपनी है, फॉर सपोज मैं नाम लेता हूँ फिलिप्स कंपनी की। फिलिप्स कंपनी पहले बल्ब बनाती थी। पहले क्या करती थी, वो बल्ब बनाती थी जो येलो कलर के बल्ब होते थे पुराने जमाने में। अभी भी आप जाके देखें तो बड़ी बड़े शॉप्स होते हैं ज्वेलर्स वगैरह के, वहाँ लगी हुई होते हैं। ठीक है, तो ये जो बल्ब वगैरह होते हैं, ये फिलिप्स कंपनी बनाती थी। अब वक्त के साथ साथ क्या हो गया, लोग सेवर की डिमांड ज्यादा करने लगे। सेवर बिजली भी कम खर्च करता था और लाइट भी उसकी अच्छी होती थी। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता था। तो हमारे पास क्या हुआ कि सेवर की प्राइसेस अच्छी मिलने लगी, सेवर की प्राइसेस अच्छी मिलने लगी। तो फिलिप्स कंपनी ने क्या किया, बल्ब्स की सप्लाई कम कर दी और सेवर की सप्लाई बढ़ा दी। तो बल्ब की जो सप्लाई कम हुई है, बल्ब की प्राइस नहीं कम हुई। हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन प्राइस फैक्टर पढ़ रहे हैं कि सप्लाई में चेंज आ रहा है पर उसके पीछे रीजन प्राइस नहीं है। सेवर की प्राइस में इजाफा हुआ है तो सेवर की सप्लाई बढ़ी है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन सेवर की सप्लाई बढ़ने से एक नुकसान हुआ है कंपनी को, नुकसान तो नहीं हुआ। कंपनी ने क्या किया, फिलिप्स कंपनी ने बल्ब की सप्लाई भी कम कर दी, बल्ब की प्राइस में चेंज नहीं आया। सो अगर मैं बल्ब का कर्व बनाता हूँ और बल्ब का सप्लाई कर्व बनाता हूँ और उसमें शो करता हूँ कि बल्ब की सप्लाई जो कम हुई है उसको शो करता हूँ, तो वो प्राइस की वजह से कम नहीं हुई है। बल्ब की प्राइस मार्केट में वही है, लेकिन उसका जो मेन रीजन है उसकी सप्लाई कम होने का, उसका जो मेन रीजन है सप्लाई कम होने का, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारे पास सेवर की डिमांड में इजाफा हुआ है, सेवर की सप्लाई में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा अल्टरनेटिव गुड्स। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एलईडी। अब जब फिर फिलिप्स कंपनी सेवर बनाने लगी, तो सेवर के बाद लोगों के पास एक ट्रेंड आ गया एलईडी, एलईडी यूज करने का। अब एलईडी यूज करने का आया, एलईडी लाइट में भी अच्छी होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है। सो लोगों ने क्या किया, एलईडी और बिजली भी बचाती है, तो लोगों ने एलईडी लगाना शुरू किया। तो अब फिलिप्स कंपनी ने क्या किया, सेवर बनाना कम कर दिए, एलईडी बनाना ज्यादा कर दी।
तो ये जो सेवर हमारे पास, सेवर की जो सप्लाई कम हुई है, इसके पीछे जो रीजन है, वो हमारे पास क्या नाम है, सेवर की प्राइस नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या, हमारे पास एलईडी है। इसी तरीके से आजकल आप देखेंगे पुराने जमाने में विंडो एसी बनते थे, अब विंडो एसी कंपनीज नहीं बनाती, ठीक है, अब स्प्लिट एसी बन रहे होते हैं। रीजन क्या है कि स्प्लिट एसी की डिमांड बढ़ी, स्प्लिट एसी की प्राइसेस बढ़ गई, तो अच्छी प्राइस मिलने लगी, तो कंपनी ने क्या किया, विंडो एसी छोड़ दिए, स्प्लिट एसी बनाना शुरू कर दिया। अब ज्यादातर इन्वर्टर बनाने लग गए, स्प्लिट एसी कम बनते हैं, इन्वर्टर ज्यादा बनते हैं, लोग बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर यूज करते हैं, सोलर लगाते हैं तो इन्वर्टर यूज करते हैं। तो बताने का मतलब है कि ये अल्टरनेटिव गुड्स कहलाते हैं, अल्टरनेटिव गुड्स कहलाते हैं ये जो है हमारे पास। जैसे अगर एक दुकान में कलर होता है, तो कलर में भी किस्में होती हैं, पेंट के अंदर भी किस्में होती हैं, हमारे पास ऑयल पेंट होता है, हमारे पास मैट फिनिश होता है, बहुत सारे पेंट्स कलर्स होते हैं। तो अगर एक कंपनी कलर बनाती है और किसी कलर ब्रांड की डिमांड बढ़ती है, उसकी प्राइसेस में इजाफा होता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना फोकस वहां करेगी, बाकी जो चीजें बनाती है पेंट्स के अंदर उन पे फोकस कम करेगी, उनकी सप्लाई में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो बताने का मेरा मकसद है कि बल्ब की जो सप्लाई है, अगर सेवर की सप्लाई बढ़ती है तो बल्ब की सप्लाई कम होती है, सेम प्राइस पर वो बल्ब मार्केट में अब कम अवेलेबल होगा। क्यों? कंपनी दूसरी चीजों को फोकस कर रही है, वहां प्रॉफिट ज्यादा है। ये कहलाते हैं अल्टरनेटिव गुड्स इन प्रोडक्शन। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, वो वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं जो कंज्यूमर करता है, वो नहीं, दूसरे। कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो चीजें जो जॉइंटली सप्लाई होती है, वो चीजें जो जॉइंटली सप्लाई होती है, लाइक फॉर सपोज बीफ है, अगर मार्केट में बीफ की सप्लाई बढ़ती है, लाइक कुर्बानी का है, कुर्बानी की वजह से बीफ की जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी, तो बीफ के साथ आपको हाइड भी मिलता है, मतलब उसकी स्किन भी यूज कर रहे होते हैं। बीफ है तो बीफ की अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, कुर्बानी के लिए लोगों को जानवर चाहिए, तो बीफ की जो हाइड है, बीफ की जो स्किन है, बीफ की जो खाल है, उसकी सप्लाई भी क्या होगी, मार्केट के अंदर बढ़ेगी। उसकी सप्लाई भी क्या होगी, मार्केट के अंदर बढ़ेगी। तो वो जो हाइट है, वो जो स्किन है, उसकी सप्लाई इसलिए नहीं बढ़ेगी, उसकी प्राइस की, उसकी प्राइस जो है क्या नाम है, वो बढ़ गई है, उसकी प्राइस वही है, लेकिन वो जो बीफ है उसकी सोर्स एक ही है। लोगों को कुर्बानी का जानवर चाहिए ताकि उसका गोश्त वगैरह गरीबों में बांटे। अब वो जो गोश्त है और वो जो हाइड है, वो जो स्किन है, उसकी सोर्स एक ही और वो है बीफ। तो मार्केट में अगर बीफ की सप्लाई बढ़ेगी, तो बीफ की सप्लाई बढ़ने की वजह से हाइड की सप्लाई भी बढ़ेगी। ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, इनकी सोर्स एक ही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल के लिए, तो वो क्रूड ऑयल से बनता है। वो किससे बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल को फिर रिफाइन किया जाता है, उससे आपका पेट्रोल बनता है, उससे आपका डीजल बनता है। ठीक है, अब मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई ज्यादा होगी, किसी भी वजह से मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की क्या होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो क्रूड ऑयल की सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास पेट्रोल की सप्लाई भी बढ़ेगी, डीजल की सप्लाई भी बढ़ेगी। अब इनकी प्राइसेस में चेंज नहीं आया पेट्रोल एंड डीजल की, वो तो क्रूड ऑयल की प्राइस में चेंज आया था, क्रूड ऑयल की डिमांड में चेंज आया था, लेकिन क्रूड ऑयल की जो यानी पेट्रोल एंड डीजल की सोर्स एक ही है, पेट्रोल एंड डीजल की सोर्स एक ही है। तो किसी भी वजह से अगर हमारे पास क्रूड ऑयल में इजाफा होता है, तो उसके इजाफा होने से अल्टीमेटली जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी आपका इजाफा हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ है बेटा? यहां तक मेरे साथ है बेटा? अच्छा जी, इसके अंदर एक और बात भी मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं। लाइक आप मिल्क ले लें, बटर ले लें, मिल्क एंड बटर ले लें। हमारे पास अगर मार्केट में बीफ ज्यादा सप्लाई होगा, लोग इसलिए बीफ ले रहे हैं कि भाई उससे जो है हम फार्मिंग के अंदर यूज कर सकें, बाड़े वगैरह के अंदर इसको यूज कर सकें, दूध बेचें। तो मार्केट में जब सप्लाई इस चीज से ज्यादा होगी बीफ की, जाहिर सी बात है दूध की सप्लाई भी बढ़ेगी, दूध की सोर्स बीफ है, बटर की सप्लाई भी बढ़ेगी, दही की सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि इन सबकी सोर्स क्या है, वो बीफ है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन। मैं वो वाले कॉम्प्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो कंज्यूमर के एंगल से होती है। कंज्यूमर के एंगल से ये कि मैं अगर एक चीज की डिमांड करूंगा, दूसरी चीज भी मुझे यूज करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं कार यूज करूंगा, तो लाजमी बात है मुझे पेट्रोल चाहिए होगा, बगैर पेट्रोल के मैं गुजारा नहीं कर सकता, कार चला नहीं सकता। ठीक है ना? मैं अगर फ्रिज लूंगा तो मुझे बिजली की जरूरत भी पड़ेगी, बगैर बिजली के फ्रिज यूज नहीं हो सकता। ये कंज्यूमर के एंगल से। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो उसमें आसान सा तरीका ये होता है कि उसकी सोर्स एक होनी चाहिए।
गुड्स जो कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन गुड्स वो होंगी जिनकी सोर्स एक ही हो। लाइक जैसे मैंने आपको बात की कि लोग बीफ ले रहे हैं कुर्बानी के टाइम पे गोश्त के लिए, तो उस वो जो हाइड है वो भी बीफ से बनता है, वो जो स्किन है वो भी बीफ के अंदर ही होता है। तो बीफ की सप्लाई भी हमारे पास, ओ सॉरी, हाइड की सप्लाई भी बढ़ेगी। इसकी बड़ी एग्जांपल है, बीच में आप लोग बोलते थे गधे का गोश्त जो है वो सेल आउट हो रहा है, हालांकि गधा महंगा होता है, गधा बहुत महंगा होता है। उसकी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि चाइना वालों ने माशाल्लाह गधे की नीड बढ़ गई है वहां पर। गधे की यानी एक जावेद चौधरी साहब का एक पूरा कॉलम है कि गधे की यानी किन किन चीजों से क्या क्या काम हो रहे हैं, मतलब बहुत, मतलब कॉस्मेटिक्स के अंदर, और गधे की एक खाल जो वो 30,000 रुपए तक की सेल होती है। सो टेक्निकली गधा महंगा होता है और बीफ सस्ता होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि गधे का लोग गधा खरीद के उसका गोश्त बेचें। सीन ये था कि लोगों ने फार्म हाउस बनाए, बाकायदा फार्म हाउस बने हैं पंजाब के अंदर, इस पे काम हो रहा है बाकायदा, और इसलिए से बनाया कि इसकी खाल को हम बेचेंगे 30,000 का, गोश्त का क्या करें। तो वो मार्केट में कुछ लोगों ने इस तरीके से, मतलब नीयत खराब थी, अल्लाह उनको हिदायत दे, उन्होंने वो सेल आउट किया। सो ये हमारे पास कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन। सो इसकी कर्व कैसे बनाएंगे, इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये जितनी भी चीजें इसमें जहन आप बना लें। लाइक अगर मुझे कोई कहे कि सर हमारे पास सप्लाई बढ़ती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। इसी तरीके से वेदर फेवरेबल होगा, क्लाइमेट फेवरेबल होगा, तो हमारे पास सप्लाई में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, अच्छी मशीनरी आएगी, सप्लाई में इजाफा होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट कम करेगी, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देगी, तो हमारे पास सप्लाई में इजाफा होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो हमारे पास सप्लाई में इजाफा होगा। इसी तरीके से अल्टरनेटिव गुड्स जो हैं, अल्टरनेटिव गुड्स जो हैं, अगर उनकी डिमांड में कमी आएगी, उनकी प्राइसेस में कमी आएगी, तो हमारे पास क्या होगा, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं जो दूसरे का अल्टरनेटिव है, उसकी सप्लाई में क्या होगा, इजाफा होगा। और इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जो प्रोडक्शन वाले हैं उनकी डिमांड अगर बढ़ेगी, तो हमारे पास जाहिर सी बात है दूसरे गुड के अंदर भी क्या होगा, इजाफा होगा। दैट्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ समझाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज।